हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा यूरोपीय कंपनी जो है ख़त्म हो जाएगा। यूरोपीय का आगमन आपका क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो चलिए बिना बात बनाए हुए हम अपने वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन, बोलो क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनी का आगमन या यूरोपियों का आगमन। इसमें हम कंपनी लगा दें, कंपनी का आगमन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप समझने का प्रयास करके मैं पूरे मैप्स के हिसाब से आपको क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ाऊँगा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें, क्या जान लें दोस्तों, कि ये जो यूरोपीय कंपनी आई थी, क्या हुआ था? यूरोपीय का मतलब कि क्या हुआ था? रेशम मार्ग जिसे हम लोग कहते थे। इसका मतलब कि अगर आपको बेसिक से शुरू से पढ़ना है तो इसका कई वीडियो मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि क्या होता है कि 1453 की बात हो रही है। 1453 में क्या होता है दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया का क्या हो जाता है? पतन। कुस्तुन कुस्तुनतुनिया का क्या हो जाता है दोस्तों? कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। क्या हो गया? कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो क्या होता है, जो रेशम मार्ग होते हैं उसे क्या कर देता है, उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। तो जो यूरोपीय लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, व्यापार करने में काफ़ी तकलीफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि सभी समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं। तो उसी उसी में ही क्या होते हैं, मतलब कि जब वास्को डी गामा आता है पुर्तगाल से सबसे पहले 1498 में, 17 मई 1498 में आता है और भारत की खोज करता है। तो चलिए यही था कहानी, मतलब कि जो कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, रेशम मार्ग को बंद कर दिया जाता है। मुस्लिम मतलब कि लोग एक अपना संगठन बनाते, बोलते हैं कि इधर से रास्ता बंद हो गया, जाना है तो अपना दूसरा रास्ता खोल के जाओ, समुद्री मार्ग से जाओ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मैं करता हूँ फिर से आपका स्वागत। वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है? मात्र एक वीडियो दोस्तों, मात्र एक वीडियो में यूरोपीय का आगमन आपका क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बिना स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम लोग जान लें कि सबसे पहले जो दोस्तों आया था, क्या आया था, जो कंपनी आई थी, कौन सी कंपनी, मतलब कंपनी नहीं, सबसे पहले हम जान लें तो वो जो आया था, या फिर कंपनी भी हम बोल सकते हैं, तो कौन आया था दोस्तों? पुर्तगाल। कौन आया था दोस्तों? पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली गवर्नर। सबसे पहले पुर्तगाल को जानेंगे और पुर्तगाल के क्या गवर्नर को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले देखिए, पुर्तगाल जो आया, पुर्तगाली जो आए तो पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ भारत में व्यापारी कोठी अपना स्थापित की, उसे हम जानेंगे। एक मैप के माध्यम से हम लोग क्या करें करने जा रहे हैं दोस्तों, मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने भारत को, प्यारे भारत को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा, सपोज मान लें कि हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो है दोस्तों कोचीन है। क्या है? कोचीन। क्या है? कोचीन है दोस्तों। यहाँ पर कोचीन है। फिर यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? ये है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा है। और फिर हम यहाँ की बात कर लें, यहाँ, यहाँ ये क्या है दोस्तों? मुंबई। मुंबई है। और फिर हम यहाँ की बात कर लें अगर, तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? बेसिन है। मुंबई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बेसिन। ये क्या हो गया? बेसिन हो गया दोस्तों। और इसके थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि हम लोग गुजरात की तरफ जाएं, कहाँ जाएंगे दोस्तों? यहाँ गुजरात है ये, तो गुजरात में हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? बेसिन हम लोगों ने कर लिया। अगर यहाँ पर गुजरात के पास जाएं तो दमन, दमन द्वीप यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ फिर यहाँ कर ले, इन दोनों को मिला करके क्या हाँ है ये दोस्तों? दमन, दमन और दीव, दमन और दीप। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने देखा कि क्या देखा कि जो जो यूरोपीय कंपनी आए तो उन्होंने अपना व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की। तो सबसे पहले यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं कोचिन, ये पुर्तगाल की पहली कोठी थी दोस्तों, 1503। कब? 1503। ये क्या है? पुर्तगाल की पहली कोठी है, जो अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था। क्या? अल्बुकर्क के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी। हम लोग आगे भी जानेंगे दोस्तों। और मतलब कि ये जो ये हम लोगों ने देख लिया कि कोचिन बनाई गई थी। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बेसिन देख रहे हैं,
इसे बेसिन, जो ये इनका बेसिन है, इसे 1739 ईस्वी में क्या होता है, मराठाओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पुर्तगालियों से क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने इसका पूरा व्यापारिक कोठी को अभी हम लोग नहीं बनाए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ यहाँ से ऐसे करके हमारा भारत ऊपर जाता है। तो यहाँ जो ये जो देख रहे हैं आप, ये हुगली है दोस्तों। क्या है, हुगली। मैं यहाँ लिख दूँ, मतलब कि काफ़ी छोटा है इसलिए लिखने में बन नहीं रहा है, आप सुन ले बस, हुगली। ये हुगली है। और इसी के नीचे यहाँ दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप देख पाएँ, यहाँ चटगांव है। यहाँ यहाँ की बात कर लिए तो यहाँ चटगांव, चटगांव है दोस्तों, चटगांव है। तो सबसे पहले आप हम देख रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि बेसिन जो है दोस्तों, ये क्या है, ये बेसिन। बेसिन को 1739 में, यानी 1739 में क्या कर लिया गया था, किसके द्वारा, मतलब मराठाओं के द्वारा इसे छीन लिया गया था। इसे क्या होता है कि मतलब एक हुगली वगैरह भी जो वो हम लोग आगे देखेंगे, शाहजहाँ के द्वारा छीन लिया जाता है ये जो हुगली है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि यूरोपियों की कंपनी में क्या, पुर्तगालियों का जो देखा हमने कंपनी, सबसे पहले देखा हम लोगों ने कोचिन। कोचिन 1503 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, अपना व्यापारिक कोठी बनाया कोचिन। तो सबसे पहले कोचिन को जान लिया। अब इन ये जो सारे चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, इसे मैं आपको पूरा याद कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें दोस्तों, क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा द्वीप, द्वीप, उसके बाद दमन, उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, बेसिन, बेसिन को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा मुंबई, मुंबई को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा गोवा। उसके बाद हम लोगों ने जो उसका पहला था कोचिन को देखा। तो पहले इतना को हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले अगर हमें मुंह हाथ धोना हो तो क्या क्या करते हैं दोस्तों, क्या किया जाता है, तो जा बोला जाता है कि जा गो, गो बेसिन, बेसिन में क्या करना है, मुंह हाथ धो लो, ठीक है। गोवा बेसिन मुंबई, क्या है दोस्तों, गोवा बेसिन मुंबई, गो बेसिन में क्या करना है, मुंह हाथ धो लेना है। और उसके बाद काय का नहीं करना है, कोई कोची कोची नहीं करा, जाओ चुपचाप जो बोल रहे हैं उसको क्या करो, धो लो मशीन, तो कोचिन। उसके बाद दमन और दीप, देखिए कैसे याद होगा, ऊपर से हम लोग चलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से दमन द्वीप से ऐसे चलेंगे हम लोग, दमन द्वीप बेसिन मुंबई गोवा कोचिन, दमन द्वीप बेसिन मुंबई गोवा कोचिन। बेसिन में क्या करना है, मुँह हाथ धोना है, मुंबई गो, पहले क्या करना है, गो बेसिन में मुँह हाथ धोना है, काय कोचिन नहीं करना है, कोचिन। तो क्या हो गया, गोवा बेसिन मुंबई कोचिन दमन द्वीप। उसके बाद जो हमारा बच जा रहा है दोस्तों, क्या है, हुगली और चटगांव। क्या है, हुगली और चटगांव। तो आप देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे, गो बेसिन में मुँह हाथ देना है, कोई कोई नहीं करना है, कोचिन दमन दीप। उसके बाद क्या करना है, हुलबुलाना नहीं है, हुलबुलाना नहीं है, हुगली और हुलबुलाया तो क्या होगा, चटक जाएगा पाँव हाथ, चट गाँव, चट गाँव। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके सारे कंपनियों को देख लिया। अब हम लोग क्या करना है दोस्तों, जो अब हम देखेंगे बात, इसका जो क्या होता है, गवर्नर जनरल आता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की बात कर लें, क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, किसको हम लोग जान रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये जो है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1505 की बात की, कहाँ, पुर्तगालियों के जो मतलब है अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था। क्या, 1503 ईस्वी में, क्या, कोचिन में अपना व्यापारिक कोठी, जो पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी था, इसको हम जाना नहीं थे। 1505 में आता है दोस्तों, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा आता है। और 1505 ईस्वी में ये पुर्तगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। और क्या करता है कि नीले जल की नीति लाता है। इधर मैं लिखता हूँ नीले, नीले जल की नीति। नीले जल की नीति को क्या करता है दोस्तों, किसके द्वारा लाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा लाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लाया जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाता है। और ये क्या कर दिया, पहला में हम लोग को देख रहे हैं, नीले जल की नीति लाया। उसके बाद यही क्या लाता है दोस्तों, ये लाता है काटेज पद्धति, काटेज पद्धति।
काटेज पद्धति आप समझ लें क्या, तो मैं बता देता हूँ। काटेज पद्धति क्या होता था कि एक परमिट की तरह होता है। अगर आप इसे समुद्री मार्ग के लिए क्या नीले जल की नीति लेता है, उसमें जाने के लिए एक काटेज पद्धति होता है, एक परमिट दिखाना होता है, तब आपको क्या होता है पासिंग की तरह आपको जाने दिया जाता था। या फिर जब चाहे वो बोलते थे कि आप क्या करें, तुम जो जा रहा जहाज़ लेकर तुमको चेक कराओ क्या है नहीं है, हम उसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग काटेज पद्धति और क्या करें, तो अब क्या होता है, कोचीन को अपना मुख्यालय भी बना लेता है कौन, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। कोचीन कोचीन को क्या कर लिया, मुख्यालय मुख्यालय बना लिया। अगर हम लोग बात कर लें पुर्तगाल की, जो मतलब इससे जो युद्ध हुई थी चोल से, चोल में मतलब 1508, ये सब आप बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी दोस्तों। 1508 कहाँ, चोल चोल कहाँ है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ है, महाराष्ट्र में चोल है। इसकी लड़ाई किससे होती है, मिस्र के साथ होती है। तो पहला जो युद्ध होता है 1508, 1508 में क्या हो जाता है, ये पुर्तगाली हार जाते हैं मिस्र से। फिर एक साल के बाद फौरन 1509 ईस्वी में फिर होता है द्वीप की लड़ाई। द्वीप की लड़ाई में क्या होता है कि मिस्र क्या हो गया, यहाँ हार जाता है और पुर्तगाल जीत जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इनका जो दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क। क्या, अल्बुकर्क को हम लोग जानेंगे। तो चलिए अल्बुकर्क को अच्छे से जानने का प्रयास हम लोग करते हैं दोस्तों। अल्बुकर्क 1510 में क्या करता है, बीजापुर का शासक जो है यूसुफ आदिल शाह, ये जो यूसुफ आदिल शाह है उससे क्या कर देता है, 1510 ईस्वी में गोवा को क्या कर लेता है, छीन लिया जाता है। या फिर विजय कर देते, विजय तो नहीं बोलेंगे, तो पानी में गिरा करके क्या कर लिया जाता है, यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है 1510 में। 1510 में यूसुफ आदिल शाह छीन लिया। और मतलब कि जो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाए तो इसे ही अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। और अल्बुकर्क की बात कर लें तो ये जो है भारतीय स्त्री, मतलब भारतीय जो महिला थी, भारतीय महिला से विवाह करने के लिए जो अंग्रेज थे उन्हें काफ़ी प्रेरित करते थे। कौन दोस्तों, अल्बुकर्क। अंग्रेजी लोगों को क्या करते थे, भारतीय महिला से विवाह करने के लिए काफ़ी प्रेरित करते थे। और जो हमारे एक भारतीय हैं जिनका नाम मैं बता दूं आपको क्या है, कृष्णदेव राय। क्या है दोस्तों, कृष्णदेव राय से काफ़ी इनका अच्छा संबंध होता है। किसका, अल्बुकर्क का। किसका, अल्बुकर्क का काफ़ी अच्छा संबंध होता है कृष्णदेव राय से। और वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये सब चीज़ हम लोगों ने जान लिया। और तीसरा जो गवर्नर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीनो डी कुन्हा। क्या है दोस्तों, थर्ड इनका जो गवर्नर है नीनो डी कुन्हा को हम लोग अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। नीनो डी कुन्हा जो मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि इसके समय फ्रांसिसो डी अल्मीडा के समय कहाँ था, कोचीन था। तो कोचीन से क्या कर लेता है, गोवा स्थानांतरित, गोवा अपना मुख्यालय बना लेता है। कौन, नीनो डी कुन्हा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नीनो डी को कौन ऐसा गवर्नर था वो पुर्तगालियों का जिसने अपने कोचीन में जो मुख्यालय था उसको गोवा कर दिया, तो नीनो डी कुन्हा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और 1534 और 35 की बात हम लोग कर लें तो ये जो है दमन द्वीप हम लोगों ने ऊपर से देखा था। दमन द्वीप को क्या कर लेता है, ये अल्बुकर्क जीतता है। क्या कर लेता है, जीतता है। उस समय गुजरात में है ये जो दमन द्वीप, मैंने आपको पीछे बताया है। इसका शासक कौन होता है दोस्तों, बाज बहादुर से जीतता है। बाज बहादुर से क्या किया जाता है, बाज बहादुर से दमन द्वीप को क्या कर लेता है, नीनो डी कुन्हा जीतता है। और बंगाल में हुगली क्षेत्र तक विजय प्राप्त करता है, जो हम लोगों ने चटगांव की तरफ उधर देखा था। और क्या कर लेता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों का महान बंदरगाह जो होता है दोस्तों, कौन, चटगांव।
चटगांव को बोला जाता है, चटगांव। इन्हीं लोगों के द्वारा बोला गया था क्या, चटगांव को। चटगांव कहाँ है दोस्तों, बांग्लादेश में था। अब हम लोग बात कर लें, मैंने बात किया था पीछे के मतलब कि कई मतलब कि शाहजहां के द्वारा 1632 की बात कर ले। 1632 में क्या है दोस्तों, शाहजहां शाहजहां के द्वारा क्या होता है कि इनसे पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया जाता है। हुगली क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है कि लाओ। बहुत मतलब कि इन लोग छीन छपट के लिए जाने जाते थे, कौन, ये पुर्तगाली। क्या कर लिया गया, 1632 में शाहजहां से हुगली को छीन लिया गया। और दूसरी बार हम लोग बात कर लें 1686 दोस्तों। 1686 में क्या होता है कि औरंगजेब से चटगांव, क्या, औरंगजेब, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, औरंगजेब क्या करता है, चटगांव को, चटगांव को क्या कर लेता है दोस्तों, छीन लेता है अंग्रेजों से। और आगे हम लोग बात कर लें 1739। तो 1739 में क्या होता है कि बेसिन को क्या कर लेता है, मराठा, मराठा अंग्रेजों से क्या कर लेता है, छीन लेता है बेसिन को अंग्रेजों से। और अगर हम लोग बात कर लें, सबसे लास्ट बात हम लोग कर ले कि गोवा जो है, गोवा गोवा का जो दमन द्वीप हम लोग ये देख रहे हैं, ये पुर्तगाली मतलब ये पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए ये पुर्तगाली आते हैं, और सबसे लास्ट ये जो गोवा दमन द्वीप देख रहे हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं 1961 में, यहाँ से खाली करके जाते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों का जो देन है भारत में, भारत में, उन्हें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पुर्तगालियों का जो देन है हम लोग देख रहे हैं, तंबाकू, जो खैनी हम लोग बोलते हैं तंबाकू, ये पुर्तगालियों का ही देन है। आलू हम लोग कह लें, आलू ये भी पुर्तगालियों का देन है दोस्तों। मकई जिसको बोलते हैं मक्का, ये भी दोस्तों पुर्तगालियों का देन है। काजू ये भी पुर्तगालियों का देन है दोस्तों। और कई सारे चीज़ हैं जैसे लीची, पपीता, ये सब सारे चीज़ क्या है, पुर्तगालियों का देन है। और हम लोग बात कर लें कि प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हैं, 1556 की बात है दोस्तों। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ दोस्तों, गोवा में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और एक गौथिक शैली होता है दोस्तों, गौथिक शैली, इसे भी इन लोगों ने ही लाया था। जैसे देखिए कि मंदिर ऐसे बनता है, ऊपर में देखते हैं ऐसे, और एक ऐसे करके जो गोल ऐसे की तरह होता है, और एक डायरेक्ट आप लोग ऐसे देखते हैं, यही होता है, क्या होता है, गौथिक शैली होता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे डच को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो डच, तो सबसे पहले फिर से हमको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है कि डच का जो व्यापारिक कोठी जो थी, उसे हम फिर से मैं आपको मैप के द्वारा बताने का प्रयास करता हूँ। मैप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बताने का हम आपको क्या करना है, प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ये डच है, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये सूरत है दोस्तों। क्या है, सूरत देख लिए। यहाँ आप हम लोग देखेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये है कोचिन। क्या है, कोचिन क्या है दोस्तों, कोचिन है ये। और हम लोग यहाँ बात कर लें, कहाँ, ऊपर अगर हम लोग बात कर लें यहाँ दोस्तों, तो ये है दोस्तों कासिम है दोस्तों, कासिम बाजार है। और हम लोग मैं कलर चेंज कर लेना ताकि आपको दोस्तों देखने में क्या हो, अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ हम थोड़ा सा नीचे चले आए, तो क्या है ये दोस्तों, पिपली है। क्या है दोस्तों, पिपली है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात कर लें, यहाँ, तो यहाँ है दोस्तों, क्या है, यहाँ पे है आपका पुलीकट। क्या है, पुलीकट है। और फिर हम थोड़ा सा यहाँ अगर हम लोग नीचे आ जाएं, यहाँ
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, मैं यहाँ एरो दे करके लिख रहा हूँ जगह वहाँ पे काम है, मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम MSPT हम पी लिख रहा हूँ, मसूलीपट्टम आप समझ जाइएगा। मसूलीपट्टम है, क्या है दोस्तों, मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम है और इसके नीचे हम लोग जाएं, यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो क्या है, नागपट्टनम। नागपट्टनम या पट्टम बोलिए, नागपट्टनम है। और हम लोग फिर यहाँ बिहार की तरफ आए दोस्तों तो ये क्या है, पटना। क्या है, पटना। कासिम बाजार को हम लोगों ने देख लिया, पिपली देख लिया, पुलिकट देखा, नागपट्टनम देखा, कोचीन देखा और सूरत को हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। तो चलिए मैं मैप के थ्रू आपको बता दिया, आप उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। मैं फिर से इस नाम को लिख रहा हूँ दोस्तों, चिंता न करें। हम लोगों ने देखा क्या, सूरत को देखा, सूरत। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कोचीन। कोचीन। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, सूरत कोचीन हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद मसूलीपट्टम या पटनम, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाएगा, मसूलीपट्टनम। उसके बाद हम लोगों ने देखा नागपट्टनम। नागपट्टनम। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पुलिकट। पुलिकट। उसके बाद हम लोग देखें क्या, पिपली। उसके बाद पटना। और हम लोगों ने देखा कासिम बाजार। कासिम बाजार। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो देखें हम लोग सूरत, इधर इनका जो है दोस्तों दो ही कोठी है, क्या है दो ही कोठी है, पहला है सूरत, दूसरा कोचीन। और ये लोग काफ़ी ध्यान दिए क्या, अपने कपड़ा के व्यापार पर काफ़ी सूती वस्त्र या कपड़े वगैरह पे काफ़ी ध्यान देते हैं, जैसे पुर्तगाली की तुलना में जो मसाला दे रहे थे, मसाला पर ज़्यादा ध्यान। मसूलीपट्टम, नागपट्टनम, पुलिकट, पिपली, पटना और कासिम बाजार। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, इन लोगों ने क्या किया, इधर मतलब सूरत में, कोचीन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी सूरत कोचीन में बनाया। उसके बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश यानी मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, पिपली, पटना और कासिम बाजार में क्या किया, काफ़ी उन लोगों ने ध्यान दिया। तो देखिए फिर से, सूरत, कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, पिपली, पटना और कासिम बाजार। देखिए आप ऐसे देखेंगे, यहाँ देखिए सूरत, कोचीन, क्या है दोस्तों, सूरत, कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, पिपली, कासिम बाजार, पटना। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, मतलब कि इन्होंने लोग पहली व्यापारिक कोठी की बात कर ले हम लोग दोस्तों, तो 1605 की बात है। कब, 1605 में मसूलीपट्टनम में, जो मैंने आपको देखा है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, AP मतलब आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम ने अपना व्यापारी कोठी खोला। और दूसरी व्यापारी, सेकेंड व्यापारिक कोठी की हम लोग बात कर लें दोस्तों, सेकेंड व्यापारिक कोठी मतलब 5 साल के बाद 1610 ईस्वी में क्या किया गया, निजामपट्टनम में। निजामपट्टनम ये भी क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ही, यहाँ 1610 में खोला। अगर हम लोग बात कर लें 1610 की बात कर लें, तो 1610 में फिर दोस्तों, कब, 1610 ईस्वी में फिर मतलब तीसरी कोठी पुलिकट, जो मैंने आपको दिखाया था मैप में, पुलिकट, ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। और फिर 3 साल के बाद 1613 की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, 1613, तो 1613 में क्या किया गया, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फिर अगर हम लोग बात कर लें, फिर से 3 साल इसमें हम लोग जोड़ लें तो 1600 क्या हो जाएगा, 1616 में क्या किया गया, सूरत दोस्तों, सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। अगर फिर से हम लोग थोड़ा सा और मतलब कि 11 साल बढ़ जाते हैं तो आ जाता है 1627। 1627 में क्या किया इन्होंने, पिपली हम लोगों ने देखा था, पिपली में अपनी व्यापारिक कोठी, ये जो पिपली है ये बंगाल में है, और बंगाल में इनका फर्स्ट व्यापारिक कोठी होता है दोस्तों पिपली। मैं मैप पे नहीं बता पाया कि कहाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी कचरा हो जा रहा था, मतलब काफ़ी जगह कम थी इसीलिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर 1641 में दोस्तों, 1641 में क्या हुआ, मलक्का में, मलक्का में अपनी व्यापारिक कोठी खोली कि
किन्होंने? डच ने। उसके बाद 1641 के बाद दोस्तों 1641 1650 दोस्तों 1650 ईस्वी में कासिम बाजार हम लोगों ने देखा। कासिम बाजार अपनी व्यापारिक कोठी खोली। और 1658 की हम लोग बात करें दोस्तों, 1658 में क्या गया, डचों ने पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका में भी अपना व्यापारिक कोठी दोस्तों क्या किया, खोला। और आगे हम लोग जाने कि 1663 में क्या होता है दोस्तों कि औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब बोलता है कि 3.1/2% क्या हमको क्या कर दो, टैक्स दो, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर क्या करो, अपना तुम व्यापार करो। कौन बोलता है दोस्तों? ये औरंगजेब बोलता है। ये औरंगजेब कब बोलता है दोस्तों? तो ये बात है 1663 की। 1663 में अंग्रेज क्या बोला कि ये टैक्स हमको दो 3.1/2%, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में क्या करो, अपना तुम व्यापार करो। और फिर क्या होता है 1663 में क्या, कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेता है। 1663 की ही ये बात है, हम लोगों ने देखा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये मसाले वसाले पर ज़्यादा ध्यान ना देकर कपड़े वस्त्र पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और 1663 में क्या कर लिया, सूरत में दोस्तों सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। और हम लोग कह दें कि भारत में सब जो वस्त्र का निर्यातक माना जाए, निर्यात करने वाला, तो ये इन्हें ही डच को माना जाता था दोस्तों, डच। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं छूट रहा है, मैं बता दूं आपको कि ये सिक्का चलाए थे क्या, एक अपना सिक्का चलाए थे, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? ये सिक्का जो होता था सोने का होता था। ये सिक्का सोने का होता था, जिसे पगोडा बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? पगोडा पगोडा बोला जाता था। और इस सिक्का पर एक पीछे मतलब एक भगवान होता है, इनका विष्णु का क्या होता था, चित्रण होता था। किसका? विष्णु का, जिसे पगोडा बोला जाता था। डचों के द्वारा चलाया गया था सिक्का, जिसे पगोडा बोला जाता था। इस पर क्या होता था, विष्णु का चित्रण होता था सिक्का में। और डच की अब हम लोग पतन की बात कर ले तो क्या होता आता है दोस्तों, 1741 की बात आती है। 1741, तो चलिए मैं आगे लिख दूँ 1741। 1741 में क्या होता है, कोलाचेर की क्या होती है, युद्ध होता है त्रावणकोर में दोस्तों। त्रावणकोर में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि त्रावणकोर कहाँ है पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल में त्रावणकोर है। और यहाँ क्या हो जाता है, राजा इस यहाँ का होता है दोस्तों, क्या नाम था उनका, मार्तंड वर्मा होते हैं। मार्तंड वर्मा क्या होता है, डच को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, हार जाता है डच क्या हो गया दोस्तों, हार जाता है। और 1759, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1759 में वेदरा का युद्ध क्या हो जाता है दोस्तों, 1759 में क्या होता है, वेदरा का युद्ध हो जाता है। और वेदरा का युद्ध हुगली का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अंग्रेज क्या कर देता है, इंग्लिशमैन जो है क्या कर देता है, डच को हरा देता है। और डच का क्या हो जाता है दोस्तों, पतन हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ पे आपका डच भी क्लियर हो गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, आप बना करके देखेंगे दोस्तों ज़रूर। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों डेनमार्क। तो चलिए मैं फिर से आपको बता दूं, पहले हमें आप जान रहे हैं कि सबसे पहले हम मैप के थ्रू क्या देखेंगे, डेनमार्क को देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा भारत है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये श्रीरामपुर है, श्रीरामपुर है, या श्रीरामपुर भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं दोस्तों श्रीरामपुर। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये त्रेवनकोवार
इसे अभी मतलब कि प्रेजेंट में तरंगम बाड़ी बोलते हैं, तरंगम बाड़ी भी बोला जाता है, तरंगम बाड़ी। और ये लोग का जो व्यापारी कोठी है ये निकोबार द्वीप पर भी बनाते हैं। नीचे अगर हम लोग आ जाएं तो क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ निकोबार द्वीप, जिसे क्या होता है फ्रेडरिक द्वीप भी दिया जाता है। और ये फ्रेडरिक द्वीप जो नाम पड़ता है दोस्तों, यहाँ का जो एक शासक हैं फ्रेडरिक चौथ, इनके नाम पर पड़ता है। ये सारे बातों को हम जानेंगे। मैंने पहले सोचा कि आपको ये देख लें। हम लोगों ने क्या देखा कि डेनमार्क का जो कंपनी है से रामपुर त्रेंकोवार, जिसे तरंगमबाड़ी अभी वर्तमान में बोला जाता है, ये सारी व्यापारिक कोठी है, इनकी काफ़ी कोठी है, इसका पतन भी होता है, फिर दूसरी बार ये उभर कर काफ़ी अच्छे से आते हैं। इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए, डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड का मतलब क्या है, वर्तमान में अधिकार है इस पर जो है डेनमार्क पे क्या है दोस्तों, डेनमार्क पर क्या है, ग्रीनलैंड का डेनमार्क ग्रीनलैंड पर क्या है अभी वर्तमान में अमेरिका का दोस्तों अधिकार है। अभी क्या होता है कि डेनमार्क के राजा है क्रिश्चियन चौथ दोस्तों, क्रिश्चियन। तो चलिए, कौन है दोस्तों, क्रिश्चियन चौथ हैं। ये बात है 1600 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1616 ईस्वी में क्या कर दिया गया, स्थापना कर दी गई। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और इस समय मुगल बादशाह से पूछा जाएगा तो कौन था, तो दोस्तों जहांगीर था। अगर पूछा जाता आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो अकबर था दोस्तों। नहीं, अकबर भी, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अकबर रहता है। हाँ, जहांगीर है अभी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दोस्तों मुख्यालय होता है वो कोपेनहेगन होता है। क्या है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कोपोहेगन। और सर्वप्रथम डेनमार्क का जो है दोस्तों श्रीलंका का एक राजा होता है कैंडी वंश। कौन है दोस्तों, कैंडी वंश 1619 में क्या कर देता है, इनको क्या कर देता है, व्यापार करने का अनुमति दे देता है। कहाँ, डेनमार्क को अनुमति देता है। कहाँ दोस्तों, श्रीलंका का एक वंश है कैंडी वंश के जो राजा है 1619 ईस्वी में करते हैं कि ठीक है हम व्यापारी करो। त्रेंकोबार, इन्होंने अपने जो पहली व्यापारिक हम लोगों ने देखा तो कहाँ, त्रेंकोबार, मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था दोस्तों, कहाँ त्रेंकोबार में बनाया। और 1620 ईस्वी में दोस्तों, 1620 ईस्वी में क्या होता है, डेनमार्क जो है भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में बनाती है। कब बनाती है, 1620 ईस्वी में बनाती है व्यापारिक कोठी तमिलनाडु में, कोठी त्रेंकोबार मैंने बताया आपको। और तंजौर का जो शासक है रघुनाथ, कौन है, रघुनाथ नायक, डेनिश व्यापारी कोठी के लिए अनुमति देता है। ठीक है, आप बना लीजिए रघुनाथ। अब हम लोगों ने देखा श्रीलंका में कौन दिया दोस्तों, कैंडी वंश का, और यहाँ रघुनाथ दिया। आगे हम लोग देखें तो डेनिश जो हम लोग बोले कि हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाल मतलब कि छीन झपट के लिए था, और डच को हम लोग देखना सूती व्यापार के लिए हम लोगों ने देखा। और हम लोग अभी डेनमार्क पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो डेनमार्क क्या है दोस्तों, ये पायरेटी बोला जाता है, पायरेटी के लिए या पायरेसी लिखिए। ये डुप्लीकेट सामान के लिए काफ़ी फेमस थे, मतलब कि कॉपी करके सेम बना दिया जाता था डुप्लीकेट सामान को डेनमार्क। और 1648 में क्या हो जाता है, हम लोग क्रिश्चियन जो हम लोगों ने स्थापना की थी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्रिश्चियन फोर्थ जो थे दोस्तों, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। और मरने के बाद 48 में ये मर गए तो 2 साल के बाद 1650 आता है। 1650 में ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, दिवालिया घोषित हो जाती है। लेकिन फिर दिवालिया घोषित हो जाती है 1650, 2 साल के बाद। लेकिन अभी इनका एक जो है एक अपना इसका कंपनी क्या है, केरल में एक अपना जो कोठी है वो स्थापित है एक्वाटोर में एक्वाटोर में स्थापना करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसे मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रेडरिक द्वीप की स्थापना की थी, इन्हीं के नाम पर है, जिनका नाम क्या है, डेनमार्क के ही शासक है फ्रेडरिक फोर्थ। ये 1650 में आते हैं दोस्तों,
50 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फिर से करते हैं चचा बोलते हैं कि नहीं, चचा बोलते हैं कि फ्रेडरिक द्वीप की स्थापना हम लोग क्या करेंगे, फिर से करते हैं, कब, 1650 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1650 के बाद। 1650, तो 1650 में अब क्या हो गया देखिए, तो 1696 में क्या हो गया दोस्तों, 1696 में क्या हुआ कि 1696 में पुनः डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई, 1650 में हुई। और 1696 में एक्वाटोर एक्वाटोर में दोस्तों, एक्वाटोर में केरल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये कहाँ है, तो केरल है। अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ केरल में स्थापित कर दी। तो चलिए आगे देखते हैं 1696। फिर देखिए आप कितना जल्दी जल्दी करेगा। 1775 की हम लोग बात कर लें तो मेरामपुर, या मेरामपुर नहीं दोस्तों, श्रीरामपुर होगा। श्रीरामपुर में क्या कर लिया दोस्तों, श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। श्रीरामपुर कहाँ है, तो बंगाल में है, बंगाल में है दोस्तों। 1775 में। 1755, आप 1756 को हम लोग देखें, 1756 की बात हम लोग कर लें दोस्तों, तो 1756 ईस्वी में निकोबार जहाँ दोस्तों, निकोबार में अपनी फ्रेडरिक द्वीप, जो नाम दिया गया किनके नाम पर, फ्रेडरिक चौथ के नाम पर ही दिया गया 1756 में, यहाँ अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली। 1730 की बात कर लें तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, एशियाटिक कंपनी, मतलब डेनिश ईस्ट इंडिया का नाम क्या कर दिया, एशियाटिक कंपनी नाम कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1630 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एशियाटिक कंपनी कर दिया गया, एशियाटिक कंपनी कर दिया गया। और 1777 की बात कर लें दोस्तों, 1777 की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या होता है कि डेनिश इंडिया कंपनी जो है दोस्तों कार्य वापस कर लिया। मतलब कि केवल जो व्यापारिक काम है वो करेंगे, सैनिक प्रशासनिक काम क्या नहीं करेंगे, प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे, व्यापारिक कार्य सिर्फ करेगी दोस्तों। कब से, 1777 से। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और 1800 अब क्या हो जाता है कि फ्रेडरिक चौथ, अब क्या होता है कि इन्हीं के द्वारा श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की जाती है दोस्तों। कॉलेज की स्थापना 1818 में की जाती है। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना अब जो अभी भी है, जो विलियम कैरी ने बंगाल में पहला, इसके बाद क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1818 में क्या हुआ, श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई। कब, 1818 ईस्वी में। और इसके बाद दोस्तों विलियम कैरी के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, विलियम कैरी के द्वारा 1818 के बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। प्रिंटिंग प्रेस हम लोगों ने पिछले में देखा था पुर्तगालियों में 1556, ये है 1818 के बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। और 1845 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1845 में क्या होता है दोस्तों, डेनमार्क और त्रेंकोबार एफ से रामपुर, क्या दोस्तों, डेनमार्क, उसके बाद त्रेंकोबार, और एक जगह और है श्रीरामपुर। ये क्या हो, इन तीनों जो क्या हो जाता है, इंग्लैंड को क्या कर देता है, अब इसकी दयनीय स्थिति मतलब काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब कि, और ये क्या कर देता है, इंग्लैंड को, मतलब कि अंग्रेज को, इंग्लिश मैन को क्या कर देता है, बेच देता है दोस्तों, डेनमार्क, त्रेंकोबार और श्रीरामपुर। और 1869 में क्या होता है दोस्तों, डेनमार्क और निकोबार को ही क्या कर देता है, बेच देता है। डेनमार्क और निकोबार को भी क्या कर दिया दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर देता है, फ्रेडरिक चौथ के द्वारा क्या कर दिया जाता है बेच दिया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ये डेनमार्क दोस्तों ख़त्म हो गया। अब हम लोग फ्रांसीसी पढ़ेंगे।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपने प्यारे भारत का क्या करेंगे दोस्तों, मानचित्र बनाएंगे। तो प्यारे भारत का हम लोग क्या कर लिए हैं, मानचित्र बना लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये है माहे, माहे है दोस्तों। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, सूरत, सूरत है, क्या है, सूरत है। यहाँ माहे, यहाँ सूरत। और इधर हम लोग बात कर लें यहाँ, तो ये है दोस्तों कराईकल, ये है क्या है, कराईकल है दोस्तों। उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ दोस्तों चले आए, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा पांडिचेरी है, पांडिचेरी, पांडिचेरी है। और थोड़ा सा यहाँ हम लोग आ जाए दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह उधर दोस्तों नहीं है इसीलिए, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आप याद रखिए, मसूली लिखा है मैंने। और उसी के थोड़ा सा ऊपर हम लोग यहाँ आ जाएं दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, यनम है, क्या है, यनम। यनम क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। और मसूलीपट्टनम भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और इसके थोड़ा सा यहाँ हम लोग आ जाएं, तो ये क्या है दोस्तों, चंद्रनगर, क्या है दोस्तों, चंद्रनगर। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये सारी जो जगह है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, उपनिवेश है, मतलब कि इसका व्यापारिक कोठी वगैरह है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, देखिए सूरत है, माहे हैं। अब यहाँ से देखिए सारे इस साइड ही हैं, इस साइड ही हैं, इस साइड ही सारे हैं इनके व्यापारिक कोठी, चंडीगढ़, यनम, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, कराईकल। देखिए 2-3 बार आप बोलिएगा, खुद आपको याद हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड। देखिए 2-3 बार आप बोलिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा दोस्त। देखिए सूरत माहे, सूरत माहे, सूरत माहे, सूरत, मतलब कि मुंह जो है सूरत है, माहे सूरत। चंदनगर, यनम, पांडिचेरी, कराईकल, चंदनगर, यनम, पांडिचेरी, कराईकल, चंदनगर, यनम, पांडिचेरी, कराईकल। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। ये फ्रांस के जो राजा हैं दोस्तों, फ्रांस, फ्रांस के जो राजा हैं वो, इनका नाम है लुई, लुई 14वां, लुई 14वां। इनका जो एक मंत्री है, क्या है, इनका एक मंत्री है कोलबाट, या कोलबट बोलते हैं, कोलबट। कौन है मंत्री इनका जो है, ये कोलबट। इसी के कहने पर क्या है, लुई जो 14वां है फ्रांस के राजा, क्या करते हैं, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापना करते हैं 1664 में दोस्तों। कब करते हैं, 1664 में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं, कर दिए व्यापारिक कोठी की स्थापना। कब, 1664 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिए। और इसका जो मतलब ये कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कर दी। तो इसका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, इसका नाम था कंपनी डेंस इंडेस, इंडेस ओरिएंटल, ओरिएंटल कंपनी थी ये, फ्रांसिस डेस इंडेंस ओरिएंटल कंपनी। ये जो लुई 16वां के द्वारा बनाया, 14वां के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम है कंपनी का। और संस्थापक तो हम लोगों ने देख लिया, कोलबर्ट है ही। और फ्रांसिस कंपनी का जो पहला महानिदेशक, मतलब कि निर्देशक क्या होता है दोस्तों, फ्रांसीसी कैरो, कैरो ये निर्देशक रहा, फ्रांसीसी अपनी कंपनी का पहला निर्देशक रहा। और 1666 में दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसी कैरो निर्देशक, मतलब कि मेडागास्कर, मेडागास्कर में क्या होता है, व्यापारिक कोठी अनुमति नहीं मिलती है किसको, 1666 में दोस्तों। तब क्या होता है कि ये जो है लुई 14वां है, क्या कर देते हैं, औरंगजेब, ये जो औरंगजेब है दोस्तों, औरंगजेब से क्या करा लिया, चिट्ठी लिखकर फ्रांसीसी कैरो को दूत बनाकर कहाँ भेज देते हैं, औरंगजेब के पास दोस्तों भेज देते हैं। और फ्रांसीसी कंपनी मतलब कि 1666 में भेजे, 2 साल के बाद 1668 ईस्वी में क्या हो जाता है दोस्तों, सूरत में अपनी सूरत,
सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी क्या कर देते हैं दोस्तों, खोल दिया जाता है सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी। और 1669 की हम लोग बात कर लें दोस्तों, 1669 एक साल के बाद फिर मरकाड़ा, मरकाड़ा में क्या कर लिया जाता है दोस्तों, दूसरी व्यापारिक कोठी। मरकाड़ा कहाँ है, मैंने आपको बताया मसूलीपट्टनम में है। मसूलीपट्टनम में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, खोला जाता है मछलीपट्टनम की कोठी, मतलब आंध्र प्रदेश में स्थापित कर लिया जाता है ये मरकाड़ा। और 1673 की बात कर लें, देखिए धकाधक अब इसका भी खुलने लगा है दोस्तों। पांडिचेरी तीसरी व्यापारिक कोठी, पूर्णतः किलाबंद था जो कोठी, काफ़ी इसका महत्वपूर्ण है, पांडिचेरी में खोलता है दोस्तों। पांडिचेरी काफ़ी मजबूत होता है ये, इसे किलाबंद किया जाता है चारों तरफ से। और हम लोग क्या कर लें, 1692 में दोस्तों, 1692 में चंद्रनगर हम लोगों ने देखा, चंद्रनगर, चंद्रनगर में क्या किया 1692 में, ये पश्चिम बंगाल में अपनी चौथी व्यापारिक कोठी खोली। कि ये कैमा था दोस्तों, 4th नंबर का था, चंद्रनगर में खोला गया था दोस्तों। और 1692 में 1771 देख लें, 1721 देख लें, तो मॉरिशस में खोला, मॉरिशस में खोला, मॉरिशस में दोस्तों। और 1723, 25, 29 में भी खुला है, लेकिन जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और 1793 देखिए दोस्तों, 1793 मतलब 1693 में दोस्तों क्या किया है, पांडिचेरी पर डच अधिकार कर लेते हैं। पांडिचेरी पर जो है, पांडिचेरी पर क्या कर लिए, डच अपना अधिकार कर लेते हैं दोस्तों, डच। और डच और रिजविच का एक समझौता है, होता है, कब होता है दोस्तों, 1742 में, 1742 में रिजविच का समझौता होता है, और जिसमें डचों ने पांडिचेरी को क्या कर देता है, फ्रांसीसी को वापस कर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1742 में क्या हुआ दोस्तों, 1772 में क्या हुआ दोस्तों, 42 में क्या होता है कि गवर्नर जनरल डुप्ले आता है, और गवर्नर जी मतलब कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करता है, कब, 1742 में। और लेकिन ये जो है देख रहे हैं आप 1793, तो 1797 में क्या होता है दोस्तों, 97 में, 1697 में, सॉरी, 1697 में क्या हो जाता है दोस्तों कि जो जीता जाता है, एक रिजविच का समझौता होता है। इधर मैं बता देता हूँ कि 1693 में क्या हो गया, पांडिचेरी को क्या कर लिया दोस्तों, अंग्रेज ले लेता है, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, डचों का अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद 1697 में क्या हो जाता है कि इन लोगों के साथ एक समझौता होता है, रिजविच का समझौता होता है, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, जो पांडिचेरी जीता जाता है डचों के, उसको वापस कर दिया जाता है। कि लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इन्हीं के बीच अब हो जाता है दोस्तों कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक के युद्ध को हम लोग देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के कुल 3 युद्ध होते हैं दोस्तों, ऐसे में जो भी सारे युद्ध है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें आ गया है कर्नाटक का युद्ध, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए, कर्नाटक का युद्ध जो होता है दोस्तों, पहला जो होता है दोस्तों 1746 से लेकर के 1748 तक होता है। कब, इधर देखिए यहाँ 1746 से लेकर के 48 तक होता है। कब होता है, 1746 से 1748। ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। क्या होता है, प्रमुख कारण इसका हम लोग बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इसमें संधि होती है दोस्तों, एक्सला सैपल की संधि होती है, एक्सला सैपल की संधि होती है। कब होती है, मतलब कि जो भी संधियां आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, तो जो युद्ध स्टार्ट होता है, जब ख़त्म होता है ना, उसी में ये क्या हो जाता है, जो भी संधियां होती हैं। तो एक्सला सैपल की संधि आप समझ गए होंगे, 1748 में क्या हो गई, एक्सला सैपल की संधि हो गई। पहला देख लिए आप लोग, क्या देखें दोस्तों कि पहला कर्नाटक 1746 से 48, एक्सला सैपल की संधि 1748 में हुआ, एक्सला सैपल की संधि जो अनिर्णित था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो 1749 से लेकर के 1754 तक होता है दोस्तों। 1749 से 1754 तक होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। क्या होता है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, सेकेंड युद्ध है दोस्तों कर्नाटक का ये। इस युद्ध में क्या होता है, कर्नाटक का ये भी क्या है, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का ही युद्ध होता है। और इसमें जो संधि होती है दोस्तों, पांडिचेरी की संधि होती है, पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि आप समझ गए होंगे कब होगी संधि, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, इससे 1 साल के बाद ये पांडिचेरी की संधि
1755 में होता है। अब बाकी जो भी संधि होगी, ये युद्ध जो समाप्त होगा तब होगा। सिर्फ एक पांडिचेरी की संधि जो हुई 1755 में हुई, 1 साल के बाद दोस्तों। इसमें क्या हुआ, इसका जो परिणाम हुआ दोस्तों, इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति हो गया। ब्रिटेन का क्या हो गया, काफ़ी मजबूत स्थिति हो गया पांडिचेरी के संधि में। तो चलिए तीसरा लास्ट हम देखते हैं, ये कब हुआ, 1758 दोस्तों। 1758 से लेकर के दोस्तों 1763 तक चलता है ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों शतवर्षीय युद्ध माना जाता है, इसको शतवर्षीय युद्ध होता है। और इसी में क्या होती है दोस्तों, 1763 में क्या हो जाता है, 63 में क्या हो जाता है दोस्तों, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि हो जाती है। और फ्रांस क्या हो जाता है, हार जाता है। और ब्रिटेन क्या हो जाता है दोस्तों, जीत जाता है। ये जो थी हम लोगों का था कर्नाटक युद्ध। उसके बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो होगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। किसको देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले तो हम लोग देखें कि फ्रांसिस ड्रेक, क्या है दोस्तों, फ्रांसिस ड्रेक। कौन है ये, फ्रांसिस ड्रेक। ये जो फ्रांसिस ड्रेक है दोस्तों, ये 1578, कब, 1578 पुर्तगाल का एक जहाज होता है, जिसे क्या कर लेता है, लूट लेता है। जिसमें क्या होता है, इसी का क्या होता है, भारत जाने का एक मैप होता है। उसी के रास्ते से ये पहला अंग्रेज यात्री होता है जो को। इसके बाद 1578 में क्या कर लिया, जीत लिया। उसके बाद डायरेक्ट देखिए, मतलब कि जो लूटा जहाज, उसमें क्या है, मैप है कहाँ, भारत आने का। और आ गया भारत कब, मात्र 1 साल में ही 1579 में क्या हो गया, ये भारत पहुंच जाता है। और इसका नाम है स्टीफेंस, क्या होता है, स्टीफेंस, हाँ स्टीफेंस। इसका नाम दोस्तों स्टीफेंस है। जो पहला अंग्रेज यात्री जो कहाँ पहुंचता है, गोवा पहुंचता है दोस्तों, कहाँ, गोवा पहुंचता है। और 1588 में क्या हो जाता है दोस्तों, 1588 की बात कर लें तो रॉल्फ फिच, एक इंग्लैंड यात्री जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं। कौन, रॉल्फ रॉल्फ फिच। ये बिहार भी आते हैं, ये पहला बिहार में आने वाले अंग्रेज भी है शायद। रॉल्फ फिच कब आए, 1588 में। अब क्या हो जाता है, अंग्रेज अपना क्या देख लें, इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चलने वाला है आपका। देखिए अब अंग्रेज क्या कर देता है, अपना दूत भेजता है। पहला कैप्टन हॉकिंस को भेजता है, कैप्टन हॉकिंस। पहले हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस के जो क्या क्या किया अब हम इन लोग जान लें। उसके बाद दूसरा जो टॉमस रो है, उसको हम लोग जानने का प्रयास दे रहे। ये जो आता है दोस्तों, क्या ये हॉकिंस जो आया है, ये हेक्टर जहाज से आता है। हेक्टर जहाज से आता है, कहाँ आता है, तो सूरत कहाँ है, गुजरात में पहुँचता है। कहाँ, सूरत के गुजरात में। और क्या है, मुगल बादशाह से जो मिलता है दोस्तों, ये 1609 में मिलता है। कब, 1609 में। तो कहाँ मिलता है, 1609 में मुगल बादशाह से मिला। 1609 में कहाँ, तो दोस्तों आगरा में मिलता है। कहाँ, आगरा में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, आगरा में मिलता है। कौन, कैप्टन हॉकिंस। और 1608 में सूरत में पहली व्यापारी कोठी खोलता है। 1608 में आया अपने मन, मतलब कि अस्थाई नहीं होता, अस्थाई रूप से खोला जाता है। 1608 में व्यापारिक कोठी अपना कहाँ खोल देता है दोस्तों, सूरत। ये अस्थाई कोठी होती है। अंग्रेजों का जो अस्थाई कोठी होता है वो मसूलीपट्टनम में खुलता है दोस्तों, खोल दिया। उसके बाद क्या होता है, जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस को क्या, कैप्टन हॉकिंस जो है जी दोस्तों, हॉकिंस को क्या कर देता है, इंग्लिशमैन की उपाधि देता है। ये इंग्लिश और फारसी काफ़ी अच्छा बोलता है दोस्तों। हॉकिंस इंग्लिशमैन की उपाधि दे देता है। और इसके बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। ये जो देख रहे हैं अभी, ये जहांगीर मतलब कि गिफ्ट का लालची अब काफ़ी होता है। इसको अच्छा अच्छा गिफ्ट दे देता है हॉकिंस। और इसको क्या कर देता है, 400 मनसब दे देता है। और क्या होता है दोस्तों, 400 मनसब के दर्ज, मनसब मतलब होता है कि घोड़ा हाथी वगैरह दे देता है, सैनिक वगैरह, कि आपको कोई तरीके का परेशानी दिक्कत ना हो। और हॉकिंस दे दिया इसको दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, एक अर्मेनिया की लड़की से क्या कर देता है, इसका विवाह भी कर देता है। कौन,
विवाह की आप मतलब मौज मस्ती सब चीज़ करिए, कोई आपको परेशानी दिक्कत ना हो। साला लालची है ये अभी कौन, जहांगीर। तो चलिए अर्मेनिया के से क्या कर देता है, विवाह भी कर देता है दोस्तों। और चला जाता है। अब जब लोग मौज मस्ती कर रहा है, कौन कौन कर रहा है मौज मस्ती, तो हॉकिंस कर रहा है, हॉकिंस। तो अब हॉकिंस को हम लोग देख लिया। अब इसके साथ ही मतलब जो आते हैं एक और, सर टॉमस रो को हम लोग देख लें दोस्तों। सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो कहाँ आया, ये भी कहाँ आता है दोस्तों, सूरत गुजरात में ही आते हैं। सूरत गुजरात में ही आते हैं, कौन, सर टॉमस रो। सूरत के गुजरात में ही आते हैं। और ये जो मुग़ल बादशाह से मिलते हैं दोस्तों, तो ये जो मिलते हैं तो 1616 की बात है। 1616 में ये कहाँ, अजमेर में मिलते हैं। वो कहाँ मिला था, आगरा में, ये अजमेर में मिलते हैं। अजमेर में मिलते हैं और 3 वर्ष तक ये भारत में रहते हैं। क्या, 3 वर्ष तक भारत में रहते हैं। और जहांगीर से क्या होता है, जहांगीर, जहांगीर से मतलब कि व्यापारिक फरमान जो लेते हैं, ये कौन लेते हैं दोस्तों, सर टॉमस रॉ ही लेते हैं। व्यापारिक व्यापारिक फरमान क्या लेते हैं, व्यापारिक फरमान लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप व्यापारिक फरमान वगैरह ले लिया है, अब हम लोग बात कर लें 1611 की। 1611 में अंग्रेज जो है पहली व्यापारिक कोठी हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में खोलता है 1611 में। और फिर 1611 में ही क्या कर लेता है, कैप्टन हॉकिंस आगरा छोड़कर इंग्लैंड वापस चला जाता है। हॉकिंस जो है 1611 में कहाँ आया था, आगरा किससे मिला था, जहांगीर से जो मिलता है। उसके बाद 1611 में क्या कर लेता है, फिर आगरा छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है दोस्तों। इंग्लैंड चला जाता है, कौन, है कैप्टन हॉकिंस। कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। और 1612 की, मैं कंटिन्यू आपको सन से जोड़ता चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1612 में क्या होता है, जावली, जावली का एक युद्ध होता है, जिसमें क्या हो जाता है, अंग्रेज पुर्तगाल को हरा देता है। क्या कर लेता है, अंग्रेज जो है पुर्तगाल को क्या कर दिया, पुर्त से पुर्तगाल समझिए हरा देता है, कौन, अंग्रेज पुर्तगाल को हरा दिया। अब 1612 में हम लोगों ने देख लिया कि जावली का एक युद्ध हुआ, जिसमें सूरत के निकट क्या कर देता है, पुर्तगाल को हरा दिया। अब देखिए 1613 की बात हम लोग कर ले दोस्तों। तो 1613 में क्या हुआ कि जहांगीर, जहांगीर जो अंग्रेजों को अस्थाई व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति क्या कर देती है, मिल जाती है कि हाँ ठीक है, आप अपना अस्थाई मतलब कि व्यापारिक कोठी अपना क्या कर लीजिए, स्थापित करिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 1611 में भी अपना मछलीपट्टनम में स्थापना कर चुके हैं। अगर हम लोग अब जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों सन, वो है 1632। 1632 में क्या होता है कि गोलकुंडा का एक शासक है, गोलकुंडा का एक शासक है दोस्तों, जिसका नाम है अब्दुल, क्या नाम है, अब्दुल कुतुब शाह, क्या नाम है, अब्दुल कुतुब शाह। इनसे क्या होता है कि 500, बोलता है कि 500 स्वर्ण सिक्का या फिर पगोडा या स्वर्ण सिक्का दीजिए और प्रदान किए और सुनहरा फरमान लीजिए। 500 पगोडा दीजिए और सुनहरा फरमान लीजिए, कौन बोलता है, अब्दुल कुतुब शाह। ठीक है, 500 पगोडा दीजिए और मौज कीजिए। ठीक है, आगे हम देख लें। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1633 बालासोर। कौन है दोस्तों, बालासोर। 1633 बालासोर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। सुनहरा फरमान तो हम लोग देख लेते पहले 1632 में 500 पगोडा में दिए थे। और ये जो बालासुर में व्यापारिक कोठी स्थापित की 1633 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद 1639 की हम लोग बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंस है वो डेट मैं आपको बता रहा हूँ। मद्रास को अंग्रेज क्या कर लेता है, पट्टा पर लेता है। 1639 में मद्रास को पट्टा पर ले लिया, कौन, अंग्रेज ले लिया। स्वाभाविक बात है, अंग्रेज की बात होती है तो अंग्रेज ही लेगा।
और ये जो मद्रास है दोस्तों, इसके संस्थापक फ्रांसिस डे बने। कौन बने? फ्रांसिस डे क्या बन गए? इनके संस्थापक कहाँ के? मद्रास के। तो चलिए आगे चलते हैं। अब 1651 की बात आती है। 1651 में क्या होता है कि हुगली और पटना में अपना व्यापारी कोठी खोल लिया। हुगली और पटना में अपना व्यापारी कोठी खोल लेता है। वह जो पटना में होता है दोस्तों, सूती वस्त्र के कुछ सामान ले जाते हैं और मसाला वगैरह यहाँ रख के जाते थे, मटका वगैरह लेकर के जाते थे यहाँ से। कहाँ से? पटना से। 1651 हुगली और पटना में अपना व्यापारिक कोठी खोल लेते हैं। और 1688 की हम लोग बात कर लें दोस्तों, 1688 में बम्बई को क्या कर देता है? पुर्तगाल की जो है, कौन है? राजकुमारी कैथरीन, उनका विवाह कर दिया जाता है। अब कब? 1588 में। और दहेज में क्या कर लिया जाता है? मुंबई को दे दिया जाता है। वाह, देख रहे हैं दहेज यहीं से स्टार्ट हुआ लगता है। क्या हुआ? दहेज में दे दिया गया बड़का। देखिए मुंबई को दहेज में मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब 1669, थोड़ा सा बैक हम लोग चलें, इम्पोर्टेंट है। जमींदार जो है शोभा सिंह, ये जो शोभा सिंह है ना, इस शोभा सिंह बगावत करते थे हैं और क्या कर देते हैं? कालीकता मतलब कोलकाता, जो कालीकता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कालीकता और गोविंदपुर क्या है? कालीकता गोविंदपुर को क्या कर दिया जाता है? इन तीनों को मिला करके क्या कर दिया जाता है? कलकत्ता। इन सारे को मिला करके कलकत्ता बना दिया जाता है। कलकत्ता बना दिया जाता है, कलकत्ता। और कलकत्ता का जो संस्थापक होता है, कौन बन जाता है दोस्तों? जॉर्ज चार्नक बनता है। कौन? जॉर्ज चार्नक बन जाता है। कौन? कलकत्ता का। दोस्तों ये जो है, ये व्यक्ति जो है कलकत्ता का क्या है? संस्थापक है। हम लोगों ने देखा सूता नाती, कालीकता और गोविंदपुर, तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है? कलकत्ता बन जाता है। सूता नाती, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर के क्या बन गया? कलकत्ता। और इसका संस्थापक जॉर्ज चार्नक बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ये भी आपका क्या होगा दोस्तों? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ख़त्म हो चुका है। और मैं अगले वीडियो में हो सकता है कि जितने भी युद्ध हुए हैं, आंग्ल अफगान जो भी युद्ध हुए हैं अंग्रेज़ों के साथ, किसी के साथ, सिख, मराठा, मैसूर, सारे युद्धों को उम्मीद करूँगा कि बनाने का। तो सबसे पहले देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन में थोड़ा सा कर दूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ मिनट और आप वीडियो को देख लें। देखिए दोस्तों, पुर्तगाल, ये जो पुर्तगाल है यूरोपीय कंपनी, तो प्रथम कोठी कहाँ हम लोग को देखें? कोचीन में किए। कब किए? तो 1503 में किए। कहाँ? 1503 कोचीन। डच की बात कर लें तो डच जो है ये कहाँ? मसूली, आप याद रखिए इसे, डच मसूलीपट्टनम में किए। कब किए? 1605 में किए। और आगे देखिए कि अंग्रेज कब किए दोस्तों? ये जो अंग्रेज हैं, ये सूरत में पहले किए, जो अस्थाई था सूरत में। अस्थाई कब? तो 1608 में किए। और अस्थाई मसूलीपट्टनम में किए। मसूलीपट्टनम में किए। कब किए? तो हम लोगों ने देखा 1611 ईस्वी में कर लिए। उसके बाद आए, कौन आए दोस्तों? डेनिस आए। तो ये त्रेंकोवार में कब किए दोस्तों? 1620 में कर लिए व्यापारिक कोठी अपनी स्थापना। और आगे हम लोग एक और जाने, फ्रांसीसी क्या किए? सूरत में किए। कहाँ किए? सूरत। कब किए? तो 1668 हम लोग देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या है दोस्तों। मैं जाते जाते बोल दूँ दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।